दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और ऐसे में अगर स्टेज से फिल्मी डायलॉग सुनाई दे, मोदी जी के नाम पर फिल्म बनाने की सलाह सुनाई दे और फिल्मी क्लाइमेक्स जैसी उठापटक दिखाई दे, तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों राज्यों का चुनाव कितना दिलचस्प हो चुका है। फर्क इतना ही है कि फिल्में तो 3 घंटे में खत्म हो जाती हैं और उसमें किस चीज को कैसे किस तरह दिखाना है ये डायरेक्टर तय करता है, लेकिन चुनाव फिल्मों की तरह कुछ घंटों के लिए नहीं होते हैं। इनका असर पूरे 5 साल तक रहता है। इसीलिए लोकतंत्र में चुनावों का डायरेक्टर जनता को बनाया जाता है, यानी जनता को ही तय करना है कि चुनावों की दिशा क्या हो। आज न्यूज पॉइंट में फिल्मों की बात क्यों हो रही है, यह जानने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को दिखाता हूं जिसमें प्रियंका गांधी कुछ फिल्मों की बात कर रही हैं। सुनिए जरा। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी। एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ये है हालात। तो सुन रहे थे प्रियंका गांधी को आप। प्रियंका गांधी दरअसल इन दिनों काफी चुटीले अंदाज में भाषण दे रही हैं और उन्होंने मेरे नाम शीर्षक से फिल्म बनाने की जो सलाह मोदी जी को दी है, उस पर बीजेपी तिलमिला गई होगी शायद। वैसे भी गांधी परिवार की बातों से बीजेपी अक्सर आहत हो जाती है। प्रियंका गांधी ने केवल मोदी ही नहीं बल्कि आज सिंधिया को भी जमकर धोया है। सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस तरह महाराज कहकर अपने काम करवाने पड़ते हैं, उनका अहंकार कितना बड़ा है, इस पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा, ये भी आइए सुन लेते हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, सुनिए। और देखिए, दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। तो काफी हमलावर दिखी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यहां प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाला था, आप देख ही रहे हैं। तो उधर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कमान संभाल रखी थी, जहां उन्होंने फिर से किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर बता दिया कि सत्ता तो कांग्रेस की ही आ रही है। इधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बता दिया है कि राहुल गांधी पूरे देश में छा गए हैं और 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी हार रही है। दरअसल कल मोदी के राहुल पर मूर्खों का सरदार वाली टिप्पणी पर बीजेपी को संजय राउत ने डरपोक बता दिया। आइए जरा सुन लेते हैं संजय राउत और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी से सरकार डर गई।
सूरत की न्यायालय ने जो फैसला सुनाया राहुल जी के खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई मैक्सिमम, उसके बाद 24 घंटे में बिना विलंब लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया लोकसभा से। कोई जरूरत नहीं थी ये जल्दबाजी, उनको घर से निकाल दिया। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी की वो जो पनिशमेंट है उनको स्टे दिया है और बहुत कड़ी टिप्पणी सूरत और गुजरात हाईकोर्ट पर की है। उनके पनिशमेंट को स्टे देने के बाद 3 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने उनको री इंसिस्ट नहीं किया है और कहते हैं कि मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। तो सूरत के न्यायालय के बाद निर्णय के बाद आपने कौन सा अभ्यास किया था और आपको अभी अभ्यास करना पड़ रहा है? स्टडी कर रहे हो आप? कौन सी स्टडी? क्या पीएचडी कर रहे हो या डॉक्टरेट लेने जा रहे हो इस विषय पे? हम कल सुबह मिलेंगे सब हमारे दल इंडिया के, और आगे की रणनीति क्या होगी उस बारे में हम चर्चा। तो एक लंबी चौड़ी बात यहां कर रहे थे संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, आप जानते हैं, और राहुल गांधी पर इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में छा गए हैं और खासकर 5 राज्यों के विधानसभा में राहुल गांधी जिस तरह से छाए हैं, उससे साफ है कि बीजेपी की बुरी तरीके से हार होने जा रही है। और इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि उनके मन में राहुल गांधी को लेकर डर है, यानी कि बीजेपी के मन में राहुल गांधी को लेकर डर है कि ये नेता 2024 में देश का प्रधानमंत्री होगा और पूरा हिसाब किताब हमसे ले लेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि 5 राज्यों में कांग्रेस की ही जीत होगी, और आज शिवसेना सांसद ने भी यही भविष्यवाणी की और साथ ही यह भी बता दिया कि राहुल अगले साल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया का यह आत्मविश्वास पूरे चुनावी खेल को पलट सकता है दोस्तों। हालांकि इस आत्मविश्वास के बीच कमीनेपन जैसे शब्दों के सहारे कांग्रेस को घेरा जा रहा है। कमीनापन, कमीनेपन, ये सब जो शब्द हैं पहले गाली के रूप में प्रयोग किया जाता था, इस्तेमाल किए जाते थे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब धड़ल्ले से ये बातें कही जा रही हैं। आप ये वीडियो देखिए, जिस वीडियो को अभी आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, इस वीडियो को अब फुल स्केप लेके आता हूं, जरा सुनिए। फिल्म चाइना गेट के इस संवाद को अभिनेता मुकेश तिवारी सुना रहे हैं, सुन लीजिए पहले। और बगल में बैठे हुए हैं यहां से जो विधायक पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम भी बताऊंगा, कैलाश विजयवर्गीय। पहले डायलॉग सुनिए आप। गोली चली नहीं कि डर लगे, काय मिलेगा, सबको मिलेगा। पुलिसियों का गोश्त तो कई बार खिलाया है, आज फौजी का खिलाएंगे बेसल गोश्त। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? तो सुना आपने, चाइना गेट फिल्म का यह संवाद है, डायलॉग है, जिसको अभिनेता मुकेश तिवारी यहां सुना रहे हैं और पास में बैठे हुए कैलाश विजयवर्गीय ताली बजा रहे हैं। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे? फौजियों का गोश्त कौओं को खिलाएंगे। और ऐसी बातों पर जब कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी तो बीजेपी को इसमें भी तकलीफ हो गई कि कांग्रेस फिल्मी संवाद में भी राजनीति ढूंढ रही है। अब चुनाव है तो जाहिर है कि हर बात में राजनीति ही ढूंढी जाएगी दोस्तों, फिर चाहे वो फिल्म का डायलॉग हो या असल जिंदगी का वीडियो हो। असल जिंदगी का वीडियो याद आया कुछ? शायद नहीं, तो फिर से याद दिला दे रहा हूं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे यानी देवेंद्र तोमर का जो वीडियो है, वो मामला इस बार बीजेपी के लिए भारी साबित हो सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि यह साजिश है और जांच होनी चाहिए। तो सवाल यही है कि केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार, यानी दोनों जगह बीजेपी की सरकार, और बीजेपी के वो कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों जगह जब बीजेपी की सरकार है तो फिर क्यों नहीं अब तक जांच शुरू हुई है? क्या कांग्रेस जांच करवाएगी?
कांग्रेस भी तो यही सवाल उठा रही है। और उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जहां भी आप जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं। जितनी गाली देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं सही काम, अच्छा काम कर रहा हूं, इसीलिए गाली दे रहे हैं। और साथ ही अडानी को भी सामने लेकर आ गए राहुल गांधी। जरा सुनिए इस डायलॉग को। माफी चाहूंगा, डायलॉग नहीं, डायलॉग सुनाते हुए डायलॉग कहने लगा हूं, तो चलिए डायलॉग कह लें या यहां पर भाषण, जो भी कहें, लेकिन डायलॉग में मोदी जी से आगे राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते। राहुल गांधी का भाषण ही सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हां भैया गाली दे रहा है और अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। चिढ़ मचती है ना, इसीलिए तो गाली देते हैं। लेकिन अडानी का मामला आज एक बार फिर से सामने आ गया है दोस्तों, बड़ी बड़ी हेडिंग्स के साथ में। अडानी साहब, उनके बड़े भाई, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, उनका नाम आज सुर्खियों में छाया हुआ है। सुर्खियों में क्यों छाया है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के एक ट्वीट को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। जरा ट्वीट सामने लेकर आइए। उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है जरा देखिए, जरा ऊपर। हां, अमृत काल में परम मित्र के भाई भारत छोड़कर क्यों भागे, गोल्डन पासपोर्ट मतलब चोरी का सुनहरा मौका, जनता का पैसा चुराओ, शेल कंपनी बनाओ और विदेश में उड़ाओ। विनोद अडानी, पंकज ओसवाल अमंग 66 इंडियंस हु गॉट गोल्डन पासपोर्ट, EU स्टेट गिव इन्वेस्टर्स टैक्स हेवंस। ये जो है, ये रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, और यहां पर यह बताया गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने साइप्रस में इन्वेस्ट करके, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, शेल कंपनी के साथ साथ गोल्डन पासपोर्ट वहां का ले रखा है। क्या यहां जो कह रहे हैं राहुल गांधी कि अमृतकाल में परम मित्र, आखिर परम मित्र कौन है, अमृतकाल किसका है, के भाई भारत छोड़कर क्यों भागे, बड़ा सवाल है यहां राहुल गांधी। चर्चा हम कर रहे हैं सियासत की, और सियासत में आखिर ये अडानी साहब कहां से आ गए, ये आप जब हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस इस बार पलट देगी सारा खेल, क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ेंगे उसके पैतरे। अभी जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया जो है वो धमाल मचा चुकी है, बैटिंग कर चुकी है, 397 रन बना चुकी है 4 विकेट पे, और 50वीं सेंचुरी वर्ल्ड बना चुके हैं हमारे देश के, आप जानते हैं, विराट कोहली। और विराट कोहली जो हैं वो अब तोड़ चुके हैं सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो, और न्यूजीलैंड के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर रही है इंडिया की टीम। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, सूरत हाल उधर का भी बताऊंगा और यही सूरत हाल जो है जरा बीजेपी और कांग्रेस का भी बताऊंगा, क्योंकि बीजेपी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के कई नेता आज, जबकि परसों चुनाव है, और आज कई नेता, परसों मतलब मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और मध्य प्रदेश के कई नेता बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं। इधर राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव है और वहां से भी
वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी क्यों छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। कुछ हाल जो है, हाले दिल बयां जो कर रहे हैं हम कांग्रेस का, वैसे ही कुछ हाले दिल बयां करेंगे हम बीजेपी का भी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। लंबी बात हो गई मेरी, अब आप लोगों की बात यहां रखने की कोशिश करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। स्वामी जी आपके पास आऊं, लेकिन एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। बहुत लंबा हो गया लेकिन थोड़ा सा और समय लूंगा। शायर हैं, अब कांग्रेस से सांसद हैं, इमरान प्रताप गढ़ी। कांग्रेस में आजकल बड़े बड़े नेता हैं जो भीड़ कहें या जन समर्थन कहें वो जुटाने में माहिर हैं। उसमें से एक इमरान प्रताप गढ़ी भी हैं, और वो आज जब अपनी रैली कर रहे थे तो उनका वहां की भीड़ और उनका जो भाषण था, जरा उसका एक छोटा सा अंश सुनाता हूं, पेश करता हूं और फिर सीधे आपके पास आऊंगा। स्वामी जी सुनिए जरा, देखिए। विश्वासघात की बात कही है। मार्च 2020 से अब तक आपको याद होगा राहुल गांधी का एक बयान जो संसद परिसर में उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। उसके बाद अभी 21 जुलाई को ग्वालियर में जो सभा हुई थी, आप माफ कीजिएगा 21 सितंबर को, जो प्रियंका गांधी की, उस तो सिंधिया जी के बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूं, मैं 10 मिनट बोल सकती हूं, मैं बोलूंगी नहीं। उन्होंने विचारधारा बदल ली, बस 2 वाक्य बोले थे उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। लेकिन आज पहली बार राहुल, सोनिया, प्रियंका, 3 गांधी परिवार के सदस्यों में से एक महत्वपूर्ण सदस्य ने सीधे उस शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे हमारे आम बोलचाल की भाषा में गद्दारी कहते हैं, उसे उन्होंने विश्वासघात कहा है। और यह भी कहा कि आपकी पीठ में छुरा भोंका है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रियंका गांधी की यह पीड़ा यूं है कि जैसे सुहेल कजलबाश अजीमाबादी का शेर है, पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे लेकिन, पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे लेकिन, जो दिल पे लगा आके एक दोस्त ने मारा है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोगों ने आज तक विश्वासघात किया है, सैकड़ों लोगों की लंबी फहरिस्त है जो पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का मारा हुआ पत्थर एक दोस्त का मारा हुआ पत्थर था, यह प्रियंका गांधी ने आज जता दिया। हम सब जानते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने परिवार के सदस्य के रूप में लेती थी, और आज ऐन मतदान के 24 घंटे पहले प्रियंका गांधी का उस विश्वासघात को रेखांकित करना, ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश की जनता को यह याद दिलाना कि आपने जो जनादेश दिया था 18 में, उसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्वासघात करके आपकी पीठ में छुरा भोंका है। मुझे लगता है यह संदेश अगले 48 घंटे में लगातार गूंजता रहेगा। मतदाता के दिमाग में एक हैमर की तरह, ये हथौड़े की तरह इसकी चोट पहुंचेगी। इसका अनुनाद जो है वो सुबह 17 तारीख तक सुनाई देता रहेगा। इस भाषण के अलावा जो पिछले कुछ दिनों में ग्वालियर, चंबल से लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र के वीडियो हैं, आपने उसका जिक्र किया। उसके बाद जो संबंधित व्यक्ति है कनाडा में बैठा हुआ, उसका वीडियो भी आ गया। हम और आप डीवी लाइव, हम दावा नहीं करते कि वो वीडियो पूरी तरह सही है या गलत है, लेकिन कम से कम देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को खुद चिंता करनी चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। एक बहुत जिम्मेदार मंत्री का नाम, उसके परिजनों का नाम, उनके सुपुत्रों का नाम हजारों करोड़ के मामले में आ रहा है। इसका दूध का दूध पानी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की सरकार अगर इसकी जांच नहीं कराएगी तो कौन कराएगा? हम मानने को तैयार है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है, साजिश है,
तो एक पत्रकार होने के नाते और मध्य प्रदेश और देश का नागरिक होने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उसकी जांच कराए। दूध का दूध पानी का पानी हो, षड्यंत्रकारी साजिशकर्ता जेल में हो जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, और अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो जो दोषी हैं उनके दरवाजे पर ईडी, सीबीआई, आईटी इनकी दस्तक का इंतजार भी देश कर रहा है। मैंने कल आपके चैनल पर ही किसी और साथी के से विमर्श में कहा था कि अगर ये वीडियोस किसी और पार्टी या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता के पुत्र सुपुत्र के होते तो क्या हो रहा होता अभी तक। तो ये प्रश्न अभी तक मेरा अनुत्तरित है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी जांच हो और कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद संकट का सबब बन गए हैं ये वीडियो, और जो आशंका जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में एक आध वीडियो और ना आ जाए, हम नहीं जानते आएगा कि नहीं, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो सत्यनारायण की कथा में जो नाव में लता पत्रादि बताए गए थे, वे लता पत्रादि भी शायद वीडियो में देखने को मिले। जी राजीव जी। जी अगले 24 घंटे में क्या कुछ होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये तो समय के गर्त में है, लेकिन यहां जो अंदेशा, जो अनुमान लगाया जा सकता है, जो बातें हो रही हैं और सियासी गलियारों से, उसकी चर्चा कर रहे थे हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी। और आप देख रहे थे, सुन रहे थे थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी फिल्मी डायलॉग से लेकर जिसमें नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश, तेरे नाम से मेरे नाम तक, और उधर कैलाश विजयवर्गीय डायलॉग बाजी करवा ही रहे हैं, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अदानी का नाम भी ले रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अदानी का नाम भी आज चर्चा में है, लेकिन उसके अलावा सियासी गलियारों में जो बातें हो रही हैं उसकी चर्चा तो जरूरी है, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, काफी बड़े बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, या कहें कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? संजय राउत कह रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? इंडिया का एक बड़ा नेता, इस गठबंधन का एक बड़ा नेता अभी से प्रधानमंत्री की घोषणा तक कर रहा है। क्या कुछ हो रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया क्या कल से लेकर आज तक, या होने वाला है? देखिए राजीव जी, पूरी की पूरी दाल काली। राकेश जी ने कहा कि शायद कोई और वीडियो लीक हो जाए। छत्तीसगढ़ में वीडियो लीक हो गया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार कहते हुए दिख रहे हैं कि रमन सिंह के जमाने में उनकी पत्नी, उनके बेटे और बहू किस प्रकार से दिल्ली में पैसा लाखों करोड़ों रुपए भेजा करते थे। देखिए, करोड़ों रुपए का अंबार है लोगों के पास। अभी तक हम लोग ये सुना करते थे, जयचंद और मीर जफर का उदाहरण लिया करते थे जब गद्दारी की बात होती थी। अब अफसोसजनक बात है कि हमें इस आधुनिक युग में भी उस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, और यह भी एक बहुत दुखद बात है कि वो मध्य प्रदेश से उसका संदर्भ लिया जा रहा है। देखिए, वास्तविकता क्या है कि अडानी, ये एक प्रकार से आप देखिए, नरेंद्र नाम भारतवर्ष में इतना इज्जत से लिया जाने वाला नाम था। जब नरेंद्र नाम हमारे सामने आता था तो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, हमारे छवि हमारे सामने आती थी, जिनके शिकागो के भाषण के लिए पूरे विश्व ने खड़े होकर प्रणाम किया था भारतवर्ष को भी, और भारतवर्ष को पहचाना था नरेंद्र नाम से, स्वामी विवेकानंद के नाम से। आज उस नरेंद्र नाम को देखिए किस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए गांजे की खेती, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अडानी पोर्ट में लाखों करोड़ों के खेप पकड़ी गई थी और बाद में उसकी जांच नहीं हुई, ये कहां से आया, कौन लाया, उसके बाद पता नहीं चला कि कौन लाया, लाखों करोड़ का मसला था। और जिस प्रकार से ट्रूडो साहब से दुश्मनी ली गई और जिस प्रकार से पूरे संबंध को बिल्कुल खराब कर दिया गया, मुझे लगता है कि सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, राहुल गांधी ने एक और बात कही, और मुझे देखिए, ये अर्थशास्त्र में कोई भी अर्थशास्त्री मुझे ये बता दे, अमीरों के, करोड़पतियों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ होना और भारत के गरीब किसान के 50,000, 1 लाख रुपए माफ ना होना, ये कौन सा अर्थशास्त्र है? ये कौन सा अर्थशास्त्र है कि लाखों करोड़ रुपए ऐसे लोगों के माफ किए जाते हैं जो कि दिवालिया होने के बावजूद आलीशान जीवन जीते हैं, और मेरे देश का किसान, पसीना बहाने वाला किसान, पूरा 50,000 और 1 लाख रुपए न देने की वजह से या तो सल्फास खाता है या पेड़ों के ऊपर लटक जाता है।
वास्तविकता में राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और खड़गे साहब ने मोदी जी का पपलू बना दिया है। और ये बिल्कुल उस प्रकार की स्थिति हो गई है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान जो है वो दो खेमों में बंट गया है। एक वो खेमा है जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश को धर्म के नाम पे तोड़ना चाहता है, जो देश को सनातन नॉन सनातन के नाम पे तोड़ना चाहता है। और एक खेमा है जिसको राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे साहब प्रतिनिधित्व उसका कर रहे हैं। और जो संजय राउत ने कहा, वास्तविकता में ये दिशा अब दिख रही है। अब इन लोगों के पैर उखड़ रहे हैं। और सुब्रत राय साहब का भी अभी देहांत हुआ है। और अगर वो गुजरात के होते या 2014 तक अगर वो अरेस्ट ना हो गए होते और गुजरात लॉबी की शरण में चले गए होते तो आज शायद उनके भी पैसे वो भी कहीं ललित मोदी और नीरव मोदी की तरह लंदन में कॉफी पी रहे होते और शराब पी रहे होते। वो इसलिए उनका ये हुआ और देश की जनता का पैसा डूबा क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन वो पैसा, ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है, सहारा में जिन जिन का पैसा डूबा है उनका पैसा केंद्र सरकार वापस करे। और ये जो लाखों करोड़ों का हेर फेर नरेंद्र सिंह तोमर क्या हो रहा है और जो अडानी जी क्या हो रहा है, इससे भरपाई उन लोगों की हो जिन्होंने सहारा के अंदर निवेश किया था और उनका पैसा डूब गया था। ये होना चाहिए। देश के गरीब जनता के साथ न्याय होना चाहिए। देश की गरीब जनता के साथ न्याय हो और न्याय के लिए पहले मतदान हो। मतदान परसों है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, और उसमें अगर आप लोग उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो अपील हमारी जरूर सुनिए और मानिए कि आप अपने अपने एरिया में जाइए, अपने पोलिंग बूथ पे जाइए, वोट दे के आइए। वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ये तो आप पहले से इसकी तहकीकात कर ही चुके हैं, तो वोट देने जरूर जाएं और अपने पसंद की सरकार चुनें। इस लोकतंत्र को बचाने, इस संविधान को बनाए रखने में आपकी सहभागिता जरूरी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपील हमारी तरफ से, डीबी लाइव की तरफ से। इस पर आप गौर जरूर फरमाइए। आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू जी, कैसे आप देखती हैं, और खासकर जो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार यहां हमलावर है या कहें अग्रेसिव है, उसके पीछे का कारण क्या है? आप बहुत नजदीक से देखती हैं, जानती हैं कांग्रेस को। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, तीसरी तरफ प्रियंका गांधी और तीनों स्टार प्रचारक। इन पांचों राज्यों के चुनावों में देखिए, अब दो राज्य के चुनाव, पहले एक राज्य का चुनाव समाप्त हो चुका है, मिजोरम का, जहां प्रधानमंत्री पहली बार रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं कि किसी भी चुनावी राज्य में वो भाषण देने के लिए नहीं गए। दूसरा ये कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी आखिरी दौर में 2 तारीख को छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, 2 नवंबर को, और 7 नवंबर को पहली वोटिंग और 17 नवंबर को दूसरी वोटिंग मध्य प्रदेश में भी। लेकिन ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ उनके सामने ये तीनों नेता रहते हैं। कैसे देखती हैं आप कांग्रेस की कमजोरी या मजबूती, यहां पर क्या कुछ दिखाई देती है आपको, और इस स्ट्रेटेजी को आप कैसे देखती हैं? कांग्रेस कमजोरी छोड़ दीजिए, ये जो एग्रेसिवनेस है उसको कैसे देखती हैं आप? क्या कुछ आ गया है कांग्रेस में? कौन है इसके पीछे? जी, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, जैसा कि अभी चर्चा चली रही है, उसी लाइन पे मैं आगे बढ़ती हूं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस उसी दंश मतलब जो चोट पहुंचाई थी बीजेपी ने कांग्रेस को कर्नाटक में, उनकी बनी बनाई सरकार को लूट के ले गए थे, विधायकों को खरीदा और लूट के ले गए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को लूट के ले गई बीजेपी। तो वो जो दंश है, उस दंश को इस वक्त पूरी तरह से उसका बदला निकालने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। और जो भारत जोड़ो यात्रा हुई राहुल गांधी की, उसने कांग्रेस के इस रिजॉल्व को, इस निश्चय को और जबरदस्त ताकत दी है। देखिए, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बहुत सारी समानताएं हैं राजीव जी। सबसे पहली समानता तो यही है कि सरकार चोरी की है, वहां दोनों जगह कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को तोड़ दिया गया। दूसरी बात यह कि दोनों सरकार, कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन की सरकार थी, यहां लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और रही सही कसर अभी ये तोमर की जो सीडी आई है, इसने निकाल दी है। तोमर की सीडी को आप कुछ भी कहते रहिए कि नकली है, फेक है, जिसके ऊपर आरोप लगते हैं कोई भी सही नहीं बताता इस तरह की चीजें, लेकिन बगैर आग के धुआं नहीं उठा करता। अगर कहीं से धुआं उठा है तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर पीछे की बात है। मोदी जी उसकी जांच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, वो उनको पता भी चल गया होगा, सीडी रिलीज होते ही मालूम चल गया होगा। और आप ये कैसे कहते हैं कांग्रेस के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई, जब जिस मध्य प्रदेश, जिस राज्य के एक मुख्यमंत्री को आप बेआबरू करके निकाल रहे हैं, वो भी तो अपना बदला निकालेगा।
जो अभी मुझसे पहले कहा गया कि हो सकता है एक आध सीडी और भी आ जाए, तो उनके पास भी मसाला तैयार होगा। ये इतनी बड़ी तैयारी कांग्रेस की तैयारी नहीं है, ये जो सीडीज आई हैं, ये कहीं और से निकल के आया है सामान। और जिन्होंने ये सीडी अभी निकाली है, मेरा मानना तो ऐसा है कि कहीं 17 तारीख को कुछ और ही खेल ना हो जाए बहुत बड़ा, और भी कोई, जो पाठक साहब ने कहा कि बहुत बड़ा कोई नई सीडी ना निकल के आ जाए। तो ये भ्रष्टाचार के मामले में भी यहाँ सरकार कर्नाटक से बराबर की तौर पे उलझी हुई है। और उसी तरह से कर्नाटक में उन्होंने मुख्यमंत्री को, पहले येदियुरप्पा को साइडलाइन किया उन्होंने, और जब देखा कि लिंगायत वोटों का थोड़ा सा नुकसान होता शुरू हो गया, तो उन्होंने येदियुरप्पा को फिर से इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। यही हाल यहाँ शिवराज सिंह के साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है, देखिए ये दो राज्य हैं, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, जहां पे बहुत लंबे समय तक भारत यात्रा घूमी थी। राहुल गांधी बहुत लंबे यहाँ पे घूमे थे, उसने इसमें प्रभाव डाला। और मध्य प्रदेश वो राज्य था राजीव जी, क्योंकि आपका चैनल और मैं भी सौभाग्य से साथ में थी, लगातार हम ट्रैक कर रहे थे इस यात्रा को। तो उसमें जिस दिन मध्य प्रदेश में यात्रा आई, हम लोग एप्रीहेंसिव थे, मैं तो खास कर थी कि मध्य प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन यात्रा घुसी, मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश किया। और मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां पे अचानक से भयंकर जन सैलाब सड़कों पर उमड़ा था। लोग थे, मध्य प्रदेश से पहले तेलंगाना तक बहुत भीड़ आ रही थी, लेकिन जितनी भीड़ मध्य प्रदेश में टूट पड़ी जनता सड़कों के ऊपर, वो अनप्रेसिडेंटेड एक नजारा दिखाई दिया था। तो वो नजारा अब रैलीज में भी दिखाई दे रहा है, और इस चीज को कांग्रेस समझ रही है। अब जैसे ये तो मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा आपसे, तो अब ये राजस्थान में भी आप देखिए कि सोनिया जी गई हैं। अब बात तो ये कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से गई है, और डेफिनेटली उनको कुछ उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है, तो उससे प्रॉब्लम है उनको। लेकिन ये एक राजनीतिक कौशल है कि एक पंथ दो काज, मतलब उन्होंने देखिए जयपुर का मौसम वैसे भी साफ रहता है, जो फ्लाइट्स लैंड होती है कोहरे की वजह से वो दिल्ली में नहीं हो पाती, तो उन्हें वहां भेजा जाता है। तो ये भी एक सिंबॉलिक है कि दिल्ली में नहीं लैंड हो पा रही है अभी कांग्रेस की फ्लाइट, तो जयपुर में तो लैंड हो ही सकती है कम से कम। तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहती है कांग्रेस। तो सोनिया जी वो फ्लाइट लैंड करवाने के लिए गई है वहां पे। देखिए बड़े मुश्किल तमाम वहां पे पैचअप हुआ है, दो जो लोकल शत्रप्स हैं जो उनका, तो वो एंड वक्त पे 11th आवर पे कहीं फिर से कोई फ्रिक्शन ना पैदा हो जाए किन्हीं भी कारणों से। तो अगर वहां सोनिया जी वहां रहती है, सोनिया गांधी रहती है, तो डेफिनेटली एक इमीडिएट रिजोल्यूशन हो जाएगा। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसका इमीडिएट रिजोल्यूशन होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार 5-1 से जीतने के मूड में है ये मैच चुनाव का, और उसी की तैयारी पूरे जो अग्रेसिवनेस का आपने वजह पूछी, तो ये मेरे को मोटा मोटी यही वजह समझ में आती है। जी राजीव जी एग्रेसिवनेस का कारण, लेकिन साथ साथ एक बात बहुत महत्वपूर्ण आप कह गई कि सोनिया गांधी जो दिल्ली में फ्लाइट लैंड नहीं होती है कोहरे के कारण यहां पर, और यहां बहुत आप जानते हैं सियासी कोहरा हो या मौसमी कोहरा हो, लेकिन वो धुंध कई बार हम लोगों को बहुत दूर से हम लोग उस चीज का अनुभव कर लेते हैं। क्या इस कोहरे को कम करके और जयपुर पहुंच के सोनिया गांधी वहां पर 25 तारीख से पहले सियासी गलियारों में जो चर्चा चल रही है, उठापटक चल रहा है, उसको लेकर के, और खासकर दो नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों की बात भी हो रही थी। इन दोनों के साथ एक बैठक हुई है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। आज सुबह वह तस्वीर आई थी, थोड़ी देर बाद आपके सामने रखूंगा उस तस्वीरों को, और भी बहुत कुछ। और एक बड़ा नेता आज ही शामिल हो गया बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में। ये क्या कुछ होने जा रहा है? प्रशांत टंडन जी, अभी अभी आप आए हैं वहां से, राजस्थान से, और राजस्थान में बहुत कुछ वहां से खबरें आ रही हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि आला कमान जो है वो नाराज है, वो अशोक गहलोत से नाराज है, वो सचिन पायलट से नाराज है, और इस बार रिवाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि कितनी मजबूती से सरकार बनाई जाए। लेकिन एक रिवाज यहां पर नहीं टूटा। 2013 में 199 सीटों पर मतदान करवाए गए थे, क्योंकि एक कैंडिडेट के नहीं रहने के कारण। 2018 में भी 199 सीटों पर वोटिंग हुई, क्योंकि एक कैंडिडेट एन वक्त पर उनका वो नहीं रहे। और आज ऐसी खबर, दुखद खबर आई, और अब इस बार भी 199 सीटों पर ही मतदान
यानी 199 उम्मीदवार ही मैदान से जीत के आएंगे जो विधायक बनेंगे, यानी एक सीट पर मतदान बाद में होना है। तो ये 3 बार से लगातार है, 3 बार का मैं जानता हूं, इससे पहले भी हो तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। प्रशांत टंडन जी, और इसके साथ साथ बहुत कुछ चल रहा है, अदानी मसले पे भी आऊंगा, सेकेंड फेज में आऊंगा आपके पास, वो भी समझना है। लेकिन फर्स्ट फेज में ये जरा चल रहा है, सोनिया गांधी का वहां होना, राजस्थान में होना, इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज आखिरी दिन, और दोनों यानी प्रियंका और राहुल गांधी का इतना अग्रेसिव होकर भाषण देना क्या मायने रखता है? राजीव जी, चुनाव अब बहुत रोचक दौर में पहुंच चुका है और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। पहले राजस्थान देखिए, राजस्थान में जयपुर में केवल सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं। आप समझिए कि चुनाव तक कांग्रेस का मुख्यालय ही वहां शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी भी वहां रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष भी वहां रहेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां रहेंगे। तो ये तो अब कांग्रेस का लगभग आप एक समझिए एक तरीके से मुख्यालय ही जयपुर शिफ्ट हो जा रहा है। तब कांग्रेस का मुख्यालय अगर जयपुर शिफ्ट हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी अग्रेसिव रणनीति जो है वो राजस्थान के बारे में है। दूसरी तरफ बीजेपी में से बड़ी रोचक खबरें हैं, जैसे सवाई माधोपुर की एक सीट है, वहां मैं गया भी था। सवाई माधोपुर में आशा मीणा बीजेपी की बागी उम्मीदवार थी, उनको आज बीजेपी ने निकाल दिया क्योंकि वो बैठने को तैयार नहीं। रोकना चाहूंगा, ये देखिए, ये तस्वीर सुबह की है जब सोनिया गांधी उधर पहुंची थी, और यहां देखिए आमने सामने मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और सामने बैठे हुए जो हाथ इस ढंग से करके जो चर्चा कर रहे हैं वो है सचिन पायलट। तो ये दोनों नेता आमने सामने, और बगल में आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री के बगल में केसी वेणुगोपाल हैं, महासचिव कांग्रेस पार्टी के। तो ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो अभी मैं कह रहा था, और ये आज सुबह की तस्वीर है, उसको शेयर किया, साझा किया है अशोक गहलोत ने। तो आप जो कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि पूरा का पूरा मुख्यालय शिफ्ट हो चुका है, न सिर्फ सोनिया गांधी और या गांधी परिवार कह लें, बल्कि पूरा सीडब्ल्यूसी कहें, थोड़ी देर बाद अब ये भी कह सकते हैं सीडब्ल्यूसी जो है वो वहां शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। केवल मुख्यालय नहीं शिफ्ट हो रहा है राजीव जी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की साझा रैली, मंच, एक ही मंच से रैलियां भी होंगी। तो कारपेट बॉम्बिंग वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होंगे, सोनिया गांधी रहेंगी वहां पे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मंच साझा करेंगे, ज्वाइंट रैलीज होंगी। तो कांग्रेस ने पूरी ताकत जो है वो राजस्थान में झोंक दी है, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, क्योंकि कैंपेनिंग आज एंड हो गई, खत्म हो गई, 17 को मतदान होगा, तो कांग्रेस बहुत आश्वस्त है वहां से। दूसरी एक बात राजीव जी ये है कि बागी उम्मीदवार जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, अब बीजेपी का परेशानी न समझ में आ रही है कि बागी उम्मीदवारों को, आशा मीणा को उन्होंने निकाल दिया पार्टी से, एक और बागी उम्मीदवार को निकाल दिया, कुल 22 बागी उम्मीदवार बीजेपी के हैं। 2018 का और उसके पहले का रिकॉर्ड बताता है कि बागियों ने क्या किया था। 2018 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ के बागी थे। कांग्रेस के 11 बागी उम्मीदवार विधायक बन के आ गए और सरकार बनाने में भी सहयोगी रहे, और बीजेपी के बागियों ने बीजेपी के विधायकों को हरवा दिया, उम्मीदवारों को हरवा दिया। तो ये दोनों, और इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बागी हैं वहां मैदान में, 22 बीजेपी के हैं, 16 करीब कांग्रेस के बागी हैं। तो बागी उम्मीदवारों के पर भी एक नजर है वहां पे कि अगर हंग असेंबली होती है तो ये बागी उम्मीदवार और अपना एक किरदार निभाएंगे। राजस्थान में बड़ी रोचक बात यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होके आते हैं पिछले कई चुनावों में जी। तो इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी एक बात जो मोदी साहब की मैं खास बात करना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी, बार बार एक बात आती है
सिर्फ एक उदाहरण राजीव जी दूंगा क्योंकि समय इतना नहीं होगा यहाँ पे। 12,000 रुपए साल का महिलाओं के लिए घोषित किया बीजेपी ने। किन महिलाओं के लिए किया? विवाहित महिलाओं के लिए। कांग्रेस ने किया, भूपेश बघेल जी ने 15,000 रुपए सालाना सिर्फ महिलाओं के लिए। कर्नाटक में ये कांग्रेस ने किया था वादा, महिला परिवार की जो हेड है। अब मैं तीनों का अंतर बता देता हूं, विवाहित महिला, परिवार की मुखिया महिला और सिर्फ महिला। तो परिवार की मुखिया महिला को राशन कार्ड से पहचाना जा सकता है और राशन कार्ड लगभग सभी के पास होता है। बड़ी आबादी राशन कार्ड के दायरे में आती है और परिवार का मुखिया उसमें होता है। सिर्फ महिला छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल ने कहा, महिला होने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो वो अपना एक फॉर्म भरना है और उनको 15,000 रुपए का जो सालाना क्लेम है वो दावा कर सकती है। अब मैं बात करता हूं जो बीजेपी की, क्यों ये जुमला होता है, ये गारंटी के पेच क्या है? विवाहित महिला। विवाहित महिला कौन होती है? विवाहित महिला जब तक विवाह मानी जाएगी किसी भी प्रकार की बैंक ट्रांसफर के लिए, जब तक उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा। मैरिज सर्टिफिकेट राजीव जी एसडीएम इशू करता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ के हमारे साथी बताएंगे डॉक्टर दीपक, कि 50 से 55-60 एसडीएम होंगे। वो 55-60 एसडीएम कितने सर्टिफिकेट बना देंगे? पहली बात। देखिए केरल और पंजाब, इस बात को हम लोग समझ लें, केरल और पंजाब में क्योंकि बड़ी संख्या में आबादी विदेशों में जाती है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, तो वहां पे पासपोर्ट की जरूरत है, मैरिज सर्टिफिकेट। अदरवाइज मैरिज सर्टिफिकेट कोई बनवाता नहीं है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में तो मुझे लगता है कि अगर इसका कोई सर्वे हो तो 1% महिलाओं के पास भी नहीं होगा। तो आप सोचिए कि जो जुमला फेंक दिया पब्लिक मीटिंग में जी, किन महिलाओं को मिलेगा? जो हमारे दर्शक यहाँ सुन रहे हैं उसको जरा ट्राई करके देख लें कि मैरिज सर्टिफिकेट कितने दिन में बनता है और उसका फॉर्म क्या, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। तीसरी बात जो प्रियंका गांधी ने कहा सिंधिया जी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राकेश पाठक ने अपनी बात रख दी है। देखिए गांधी परिवार ने अगर ये कह दिया है, इसका मतलब ये है कि सिंधिया साहब की वापसी कांग्रेस में संभव हो गई। अब मुश्किल है, अब तो उनका जो विश्वासघात की जो बात आ गई है वो मुश्किल है। और बाकी सिंधिया जी का भविष्य 3 दिसंबर को हम आप देख लेंगे यहाँ पे। राजीव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब आ गया है। उन्होंने अभी ट्वीट किया, अभी 2 मिनट पहले। लिखते हैं कि इसमें 4 पार्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी सी चिट्ठी लिखी है एक्स पे और लिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं तो इन 2 परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो। पार्ट टाइम नेत्री हैं तो 2 परंपराओं को समझने की क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। देखिए स्तर कहां है, वहां प्रियंका गांधी, यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये पढ़ के सुनाना जरूरी है, नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग कहते हैं, मुझे फोन करके कहते हैं कि आप हमारा पक्ष रखते ही नहीं, इसलिए रखना जरूरी है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है? नंबर 2, काबिलियत को कद से तौलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक लें। नंबर 3, भ्रष्टाचारियों और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है और पुनः आपका सूपड़ा साफ मध्य प्रदेश से जनता करने जा रही है। नंबर 4, अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी जी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए भी एक पर्चे पर लिखी लाइनों की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है इसका अंदाजा भी लग गया। ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निम्न स्तर के भाषण का उत्तर
जरूर 17 नवंबर को अपना मतदान करके दें और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। जरा एक छोटी सी प्रतिक्रिया। जी जी प्रशांत जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर राकेश पाठक हमारे साथ हैं, वो किताब लिख चुके हैं इसी पर। वही उन्हीं के पास आ रहा हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी 1857 और ये 2023 है, आपकी किताब है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये जो लिखा है इतना बड़ी सी चिट्ठी लिख डाली है प्रियंका जी के नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कहने के लिए अब कुछ नहीं है। मेरी किताब का जिस दिन विमोचन हुआ था, मैंने उस दिन मंच से कह दिया था कि किताब आते ही कोई ना कोई भारत सरकार की वेबसाइट पर लिखे हुए उस तर्क को, उस तथ्य को मिटवा देगा जिसमें भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर यह माना था कि जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उनके इस तरह के घात के कारण महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी और क्रांति का दमन हो गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी शायद नहीं जानते, इसके बावजूद एक पोर्टल से हटने के बावजूद प्रशांत जी, अब भी भारत सरकार के कुछ और वेबसाइट हैं जिन पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि वो ऐतिहासिक तथ्य है। मेरी किताब में सिंधिया राजघराने के गजेटियर्स में लिखी हुई बातें हैं जो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नहीं मालूम होगा। उनके अपने गजेटियर्स में लिखा है कि जयाजीराव सिंधिया ने लक्ष्मीबाई के ऊपर तोप से गोले चलाए और बाद में भागकर आगरा चले गए। ये तो इतिहास में प्रमाणित है, मैं उस पर नहीं जाता। मेरा कतई ये आक्षेप नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 1857 के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन मार्च 2020 में जो कुछ उन्होंने किया उसके जिम्मेदार तो वे स्वयं ही हैं। उन्होंने व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान उड़ेला है कि चीन को जमीन दे दी थी, उन्होंने ठीक से इतिहास नहीं पढ़ा। उन्हें यह नहीं मालूम होगा कि चीन के साथ युद्ध में बाकायदा सेना ने युद्ध लड़ा था। तब के प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा था कि न कोई घुस आया है न घुसकर बैठ गया है। तब के प्रधानमंत्री ने चीन शब्द का उच्चारण करने से परहेज नहीं किया था, संसद में खड़े होकर उसका जवाब दिया था। और उसी शोक में, उसी आघात में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, ऐसा माना जाता है। जहां तक उच्चारण का प्रश्न है कि चंबा अगर उच्चारित हो गया तो उन्हें अपने प्रधानमंत्री के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, उनके उच्चारणों को देखना चाहिए। जो प्रधानमंत्री श्याम जी कृष्ण वर्मा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का फर्क नहीं जानते, जो सिकंदर के भारत में किस सीमा तक आने के प्रमाण है वो नहीं जानते, नाले की गैस से चाय बना रहे हैं, बादलों की ओर से रडार को धोखा दे रहे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। ये ठीक है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ग्वालियर साहब अपनी योजनाओं का नाम भी बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ बोल देते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाएंगे तो उन्हें ऐसे 40 थ्रेड और करना पड़ेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं का उच्चारण ठीक नहीं कर पाता। अंतिम बात, उन्होंने अपील की है ग्वालियर चंबल की जनता से, इसकी परीक्षा तो उपचुनाव में हो चुकी है। भाई इलेक्शन में ग्वालियर चंबल में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी हार गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के होते हुए। सिंधिया जी के अपने जिले में ग्वालियर की दोनों सीटें बीजेपी हार गई थी। महापौर का चुनाव कांग्रेस ने 58 साल बाद जीता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद। बिल्कुल ठीक है, इसकी परीक्षा 3 अगस्त को हो जानी चाहिए कि ग्वालियर चंबल की जनता ने, क्षमा कीजिए, 3 दिसंबर को हो जानी चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह रहे हैं या उन्होंने जो किया था उसे ग्वालियर चंबल के लोग प्रियंका गांधी के शब्दों में विश्वासघात मानते हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया के शब्दों पर ध्यान देकर कोई फैसला करते हैं। इसकी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। जी राजीव, बिल्कुल इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन प्रियंका गांधी के भाषण पर रिएक्शन के साथ उनकी प्रतिक्रिया आई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो प्रतिक्रिया आई है अभी वो पढ़कर आपके सामने रख रहा था। लंबा चौड़ा पोस्ट है और एक्स पे लिखा हुआ और आप तक हम पहुंचा रहे थे, जिसमें 4 पॉइंट में उन्होंने, लेकिन आखिरी पॉइंट यही है कि ग्वालियर चंबल की जनता जो है वो 17 दिसंबर को वोट दे करके और कांग्रेस को मजा चखाए। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। और सीधा हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में बात जो है वो है सीधे शब्दों में कि कांग्रेस की फिरकी में क्या फंस गई है बीजेपी।
और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें। जरा पहले आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास, फिर आता हूं सुनील जी आपके पास। दीपक पाचपोर जी, क्या आज राहुल गांधी का जो भाषण था बलौदा बाजार और बेमेतरा में, दोनों एरिया आप अच्छी तरह से जानते हैं, यानी छत्तीसगढ़ में, और वहां जो बात वो कह रहे थे गाली दीजिए या और तमाम हम सुन चुके हैं पहले, कितनी अब चूंकि परसों चुनाव है और इस बीच बहुत कुछ कल रात से सुनने को ये मिल रहा है कि राजधानी रायपुर में जब प्रियंका गांधी ने कल रोड शो किया है उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है। क्या आप भी सुन रहे हैं? बहुत कुछ बदल गया है। जिस राजधानी रायपुर में हम लोग गए हुए थे, अभी प्रशांत टंडन जी भी थे और पूरे एक दिन इन्होंने पूरा समय दिया था। रायपुर पूरे चप्पे चप्पे छान मारे थे और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से इन्होंने बात की थी, कभी पार्क में बैठ के, कभी किसी शॉपिंग मॉल में, तो कहीं और। तो इनसे बेहतर और कौन समझता होगा। लेकिन आपसे जरा समझूं कि क्या कुछ परिवर्तन आया है, क्या कुछ बदला है, और 17 तारीख तक क्या माहौल कैसा है, जरा आप बताइए। बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए नहीं बदला है कि पहले भी जो सिचुएशन थी कांग्रेस की बहुत अच्छी थी। ये बीच में कुछ फुलझड़ियां छोड़ी गई थी दिवाली के मौके पर कि बीजेपी की भी सरकार आ रही है, या तो है एक दूसरे तरीके से भी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी के आने का सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि सबसे छोटे मोटे डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए। अब इस बारे में किसी की कोई राय ऐसी रह ही नहीं गई है कि सरकार बदल जाएगी या भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। वो एक फैलाया हुआ जो था वो एक तरह का वही जो नरेशन होता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वैसा किए जाने की कोशिश की जा रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में अगर जीत सकती है तो मुझे लगता है पांचों राज्यों को जीत सकती हो, क्योंकि उसकी सबसे कठिन परीक्षा जो है वो तो यहीं पर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इतना आसान नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप तो जैसे प्रशांत जी बोल, देखिए स्थिति क्या है, अंदरूनी खबर, एक ही खबर से आप एक बात से आपको पता चल जाएगा कि क्या जी। आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज कट रही है, कट के आ रही है, थोड़ा सा वो करता हूं, ठीक करवाता हूं, लेकिन आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। आप कैसे देखते हैं सुनील जी, छत्तीसगढ़ की बात? बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। हो या मध्य प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो, शायद आप अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो हम लोग तमाम मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी का अग्रेसिव भाषण, और उस भाषण में न सिर्फ सिंधिया के ऊपर वो जोरदार हमला कर रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर, बल्कि वो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी हमला कर रही हैं और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी। फिल्मी अंदाज उनका और फिल्मी डायलॉग भी, बहुत कुछ यहां चल रहा है। दूसरी तरफ उधर राहुल गांधी हैं और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो कांग्रेस का दफ्तर वो शिफ्ट हो चुका है जयपुर में, और वहां से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि एक ही मंच पे, एक ही प्लेटफॉर्म पर अब आने वाले समय में हम दोनों नेताओं को राजस्थान में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को देखेंगे। क्या ये जो परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के अंदर है या जो तैयारियां कांग्रेस पार्टी की हैं, ये हम मान के चलें कि पांचों राज्यों के चुनाव को कांग्रेस पार्टी हल्के में नहीं ले रही है, और किसी भी हाल में राहुल गांधी जो पहले से भविष्यवाणी करते आ रहे हैं कि हम ही जीतेंगे पांचों राज्यों के चुनाव, उसको यहां एस्टेब्लिश करने के लिए, उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए अब सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं, ऐसा माना जाए। आपका विश्लेषण? धन्यवाद राजीव जी। पहले तो विलंब से आने के लिए सबसे क्षमा याचना। कांग्रेस आज आपको क्यों लग रहा है कि आज तैयारी कर रही है? वो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल और आज के उप मुख्यमंत्री सिंहदेव साहब के बीच में जो विवाद फैलाने की कोशिश की गई थी, उसको किस तरह के समेटा भी कांग्रेस ने? कांग्रेस ने तो कोई ऐसा प्रयास नहीं है जिसको उसने बाकी छोड़ा हो। सबसे बड़ा सवाल पैदा किया जा रहा था कि सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल के बीच में विवाद है, ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे की खिलाफत करेंगे, पार्टी में एकता नहीं है, ये बात लगातार फैलाई जा रही थी। वो उसका शानदार तरीके से पटाक्षेप हो गया। मतलब वो मुझे दृश्य नहीं भूलता कि भूपेश बघेल की साथ जन्मदिन था वो, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का पैर छुआ सार्वजनिक रूप से मंच के ऊपर। कांग्रेस ने अपने पार्टी को, अपने संगठन को एकताबद्ध रखने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई प्रयास बाकी नहीं रखा।
जो इधर उधर बिखरे हुए लोग थे सबको समेट लिया, जो उनके गवर्नेंस के इश्यूज थे उसको लोगों के बीच तक लगातार लेके जाते रहे हो। जब से मतलब पिछले 6 महीने से अगर आप बात कीजिए तो एक दिन भी नहीं बीता होगा कि भूपेश बघेल रायपुर में बैठे हो, किसी न किसी इलाके में ना रहे हो, अनवरत उनका जनसंपर्क बना रहा अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को लेकर के। आपको राजस्थान में क्यों लग रहा है कि अब बदला है वहां? अशोक गहलोत और अपने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो मनीषा से चले गए थे सत्ता को हटाने के लिए, क्या हुआ? वो आज का किस समस्या है? उन्होंने बहुत पहले इसका समाधान कर लिया, दोनों एक साथ आ गए। कम से कम अभी 4-5 दिन पहले आज की तारीख में जो राजस्थान में विभिन्न इलाकों में इंक्लूडिंग जयपुर में जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें दोनों के दोनों नेताओं का चेहरा है। पायलट साहब का भी है और गहलोत साहब का, दोनों के चेहरे हैं और समान आकार के, ये भी नहीं कोई छोटा कोई बड़ा। यहां तक कि राहुल गांधी की फोटो भी नहीं है कि पोस्टर्स में, और तमाम इलाकों में लगे। दोनों नेताओं ने विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। साफ साफ जब उम्मीदवार घोषित करने की बात थी, सार्वजनिक रूप से दोनों ने घोषणा की कि हम एक साथ करा रहे हैं और एक साथ प्रचार करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आज कांग्रेस ने अपना घर दुरुस्त किया हो। अशोक गहलोत ने अपने राज्य में पिछले 1 साल से, ये नहीं कि आज उन्होंने कोई कार्यक्रम रख दिया हो, आज उन्होंने 2 महीने पहले उन्होंने लाडली बहना का स्कीम की घोषणा की हो 20 साल सत्ता में रहने के बाद। वह अपने नागरिकों को पिछले लगभग 2 सालों से बिजली में राहत दे रहे हैं, 100 यूनिट और 200 यूनिट। जब यूनिट का निर्धारण नहीं हुआ था तो 750 रुपए की राहत थी बिजली के बिलों में, ये आज थोड़े है। वहां के आदिवासियों को, वहां के किसानों को राहत देने का प्रयास पिछले कई सालों से है। यस, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत सरकार को काम करने के लिए मजबूर करती रही कि जो भी कार्यक्रम घोषित करे उन लोगों के बीच में लेके जाए, क्योंकि रोज धमकी मिलती थी कि सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे। सरकार गिरने के डर से, आशंका से, तनाव से वह सरकार अनवरत काम करती रही और अपने योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच में जाती रही। अशोक गहलोत का जो जनसंपर्क अभियान था, उस तरह का जनसंपर्क अभियान किसी का हुआ बताइए आप? जो महंगाई राहत शिविर के नाम पर 2 करोड़ लोगों से अशोक गहलोत ने सीधा संपर्क किया। सूचीबद्ध है वो लोग, उनको विभिन्न तरीके से राहत देने की कोशिश की। अगर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात, वो तो वही उसी महंगाई राहत शिविर का परिणाम था। चाहे उन जो गरीब लोग थे उनको आवास देने का सवाल हो, चाहे उनको शौचालय देने का सवाल हो, चाहे उनको जल आपूर्ति का सवाल हो। आज आपको जयपुर में, उदयपुर में, बाड़मेर में, भरतपुर में लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि जो ये चिरंजीवी योजना है उसका लाभ हमने लिया है, हमारे परिवार के लोगों ने लिया है, महंगे से महंगे इलाज हम लोगों ने कराए हैं, उसकी सुविधा हमको मिली है। ये क्यों बात कही जा रही है कि कांग्रेस आज अपने घर को दुरुस्त की है? ये लगातार अपने घर को दुरुस्त रखी है और गवर्नेंस के मुद्दे पर लेकर लोगों के बीच में गई है। उसने अपने गवर्नेंस के इश्यूज को नहीं छोड़ा, कोई आर्टिफिशियल बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया है, पिछले 5 सालों में हमारी सरकार का ये कंट्रीब्यूशन है, हमारी ये नीतियां हैं, हमारी ये कार्यक्रम है, हम इन कार्यक्रमों को और बेहतर तरीके से लागू करेंगे अगर हमको जन समर्थन मिला। कांग्रेस ने तो अपने मुद्दों को नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुद्दे थे उनको उठाया, और परिणाम क्या है कि आज परिणाम है कि 30 से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है, वो अपने घर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और आज अशोक गहलोत सहित 13-14 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ जितने विद्रोही थे सबने अपना नामांकन वापस ले लिया। कौन सक्षम है, कौन अपने घर को दुरुस्त कर रहा है? ये आज क्यों बात कही जा रही है? और अगर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया दल समूह मध्य प्रदेश से बिखर गया, तो राजस्थान में एनडीए कहां रह गया? क्या जेजेपी अलग से चुनाव लड़ रही है? और जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में कांग्रेस में नहीं, सरकार में नहीं है वो? इसकी बात क्यों नहीं? वो आप अपने जो सहयोगी है उसको तो आप नहीं मैनेज कर पाए, आप तो उनको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ पाए। आपने तो घोषणा भी नहीं की थी कि हम विधानसभा में इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इंडिया दल समूह ने तो कहा ही था कि जो इंडिया दल समूह का गठन हो रहा है वो लोकसभा चुनाव के लिए है। तो अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए चली आई
तो यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया कि इंडिया 10 समूह में विक्टर हो गया, और खुलेआम हरियाणा के बगल में राजस्थान में जेजेपी अलग चुनाव लड़ रही है 25 जगहों पर, कोई इसकी चर्चा नहीं करने के लिए तैयार है। आज आप कहते हैं कि किसी आप एक गठबंधन का नेता होना चाहिए, नेता होने से एक ताकत मिलती है दल समूह को चाहे दल को। यह तर्क कहां गायब हो गया इस विधानसभा के चुनाव में? कौन है आपका मुख्यमंत्री का दावेदार? वो कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? वसुंधरा राजे जी हैं, अश्विनी वैष्णव साहब हैं, ओम बिरला साहब हैं, राज्यवर्धन राठौर साहब हैं, राजेंद्र राठौर साहब हैं, मेघवाल साहब हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? भ्रष्टाचार, जिसको आप कहते थे कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, कैलाश मेघवाल ने किसके ऊपर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का? कैलाश मेघवाल साहब कोई कल के नेता है, और आप उनके आरोप के ऊपर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी तो इस अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला साबित नहीं कर पाई। आप वही कन्हैया लाल का दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड लेकर के सामने आते हैं। क्या कन्हैया लाल की जो वो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई थी दुखद थी, आपत्तिजनक थी, निंदनीय थी? तो क्या राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? राजस्थान सरकार के ऊपर जो गवर्नेंस की जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग गई हो आप। अगर आप जिस नैरेटिव को आप चलाना चाहते हैं, क्या वो नैरेटिव मुद्दों से अलग होकर चल सकता है? क्या संभव नहीं। आप मुद्दों को मुद्दों से काटने की बात कीजिए। आप उनसे कहिए कि जो अशोक गहलोत की गवर्नेंस रही है उससे बेहतर गवर्नेंस हम इस राज्य में दे रहे हैं जहां मेरा शासन है, और उससे बेहतर गवर्नेंस देंगे। अगर आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश में 300 रुपए में दे रहे हैं, हमसे बात कीजिए। हम आपके साथ आगे करेंगे, करने की स्थिति में है आप कहिए कि उत्तराखंड में आप किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, छात्राओं को ये सहायता दे रहे हैं, क्या करने की स्थिति में है आप? आज कांग्रेस जो कह रही है वो करके कह रही है, जो नए वायदे कर रही है उसकी सरकारें कर्नाटक और हिमाचल में उसको पूरा करती हुई दिख रही हैं। आप जो आश्वासन दे रहे हैं उसको, उन आश्वासनों को तोड़ने का आरोप आपके ऊपर है। आपने छत्तीसगढ़ के किसानों को अपने रमन सिंह सरकार के दौर में आपने उनको बोनस देने की बात कही थी, 2 साल आपने बोनस नहीं दिया। जो कीमत देने की बात कही थी आपने कीमत नहीं दिया जी। वही भूपेश बघेल सरकार ने बेहतर कीमतें दी, अपने घर का, अपने संगठन को ठीक किया, और जितने मुद्दे थे आदिवासियों को आदिवासी रहने दिया, उनको हिंदू बनाने का प्रयास नहीं किया। आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की। आप अपने बारे में बता दीजिए। आज प्रधानमंत्री जी को बिरसा मुंडा जी याद आ गए, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, हमारा आपका धर्म है। कोई भी कृतज्ञ समाज अपने राष्ट्र नायकों को याद करता है, लेकिन अचानक आज ही क्यों? पिछले 10 सालों में आपको क्यों नहीं याद आए बिरसा मुंडा? आप झारखंड में 3 बार आपने, ये तीसरी यात्रा थी आपकी, पिछले 2 यात्राओं में बिरसा मुंडा क्या नहीं थे वहां? क्या उनका घर नहीं था? और झारखंड जब बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे बाबूलाल मरांडी साहब, लगभग 3 सालों तक मुख्यमंत्री रहे वो। आपके रघुवर दास साहब को श्रेय प्राप्त है कि पहले मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने झारखंड में पूरा कार्यकाल पूरा किया। उससे बिरसा मुंडा की आपको याद नहीं आई? बिरसा मुंडा का जो जिला है, जिस जिले का नाम आज खूंटी है, उस जिले के भी का गठन आपने नहीं किया था, उस जिले का मधु कोड़ा ने किया, जो सरकार आपको भरोसे नहीं चल रही थी। जिस स्मारक पर आप माला चढ़ाने के लिए गए थे उस स्मारक का निर्माण मधु कोड़ा सरकार ने किया था। उसके विस्तार के लिए भी कौन सी कार्रवाई आपने की? उसको बढ़ाने के लिए कौन सी कार्रवाई आपने की? बिल्कुल। उस राज्य के आदिवासियों को बेहतर जीवन जीने के लिए कौन सा काम आपने किया? आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन आप शिलान्यास करने गए झारखंड में, उनसे सीधे सीधे आदिवासियों को कौन सा लाभ है? क्या वो कार्यक्रम आदिवासी सेंट्रिक है? 8 लेन की सड़क बन जाएगी तो क्या सीधे केवल आदिवासियों का लाभ होगा? आदिवासियों के एक पूर्वे से दूसरे पूर्वे में जाने के लिए रास्ता नहीं है, और आप उनका सपना दिखा रहे हैं 8 लेन का। कोई भी विकास का कार्य हो बेहतर है, समाज उससे लाभान्वित होता है। लेकिन अगर आप आदिवासियों की बात करते हैं तो पिछले 15 साल आप बताइए ना। आज तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के ऊपर आपको ये बताना चाहिए कि पिछले 15 वर्षों में जब आपकी हुकूमत थी झारखंड में नहीं, झारखंड नहीं, भूपेश बघेल साहब के पहले रमन सिंह की सरकार थी। रमन सिंह की सरकार जब थी, क्या किया आपने छत्तीसगढ़ में? बस्तर में क्या किया? दंतेवाड़ा में क्या किया? किस इलाके में आपने क्या किया? सिवाय आदिवासियों और परिवर्तित जो जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया उनके बीच विवाद पैदा करने के सवाल ही नहीं है। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मजबूत आधार है, वो आधार है अपने मुद्दे। हम मुद्दों के ऊपर चलेंगे और आपकी विफलताओं, अगर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं
कि साहब इतने 1000 करोड़ रुपए आपने बड़े पूंजीपतियों के माफ कर दिए? जवाब दीजिए कि हमने नहीं किए, ये गलत आरोप है कि सही आरोप है? जी। आप अगर आप तो कहते थे कि मेरा जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए, नरेंद्र सिंह तोमर साहब के खिलाफ 3 वीडियो आ गए, आप उसका संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। एक जो सरकारी गवाह बना हुआ है उसके वक्तव्य को लेकर के आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं, उनकी गिरफ्तारी कर लेते हैं, और आप इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका चाहे जीरो टॉलरेंस का मुद्दा हो, चाहे आपका वंशवाद के खिलाफ मुद्दा हो, चाहे आपके महंगाई का इश्यू हो, किसी विषय पर आप ऐसा है जहां आप कांग्रेस को काउंटर कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की आक्रामकता बनी रहेगी, और वह अपने लोगों के बीच अपने विश्वसनीयता के साथ, कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता कायम की है, उसको किसी ने परोस के दिया नहीं है, उसने अपने राजनीतिक गतिविधियों से उसको कायम किया। आप कुछ नहीं कर पाए, न तो आप छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल बना पाए, न राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बना पाए। केवल और केवल कोशिश आपकी रही कि किस तरह से हम इस सरकार को गिरा दें, और राजीव जी, सरकार गिरा करके सरकार बनाने वाले लोगों का जन समर्थन इस देश ने कभी नहीं किया। इस देश का संसदीय इतिहास गवाह है, विभिन्न राज्यों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में जिस किसी ने जबरदस्ती छीन करके जनमत को छीनने का प्रयास किया है, अब मौका आने पर जनता उसके साथ कभी खड़ी नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है जी। बिल्कुल, और उसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। कर्नाटक में सरकार गिराई और जब मौका आया जनता ने, इस बार आपने देखा 136 सीटों के साथ कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बना दी। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होगा, जैसा राहुल गांधी कल कह रहे थे कि कांग्रेस का यहां तूफान आने वाला है और उस तूफान में 145 से 150 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस के खाते में? ये बात वहां कल कहते हुए राहुल गांधी सुनाई पड़े थे, और आज प्रियंका गांधी एक अलग अंदाज में वहां भाषण दे रही थी। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे थे। एक बार फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। उस समय आवाज कट कट के आ रही थी, इसलिए माफी चाहता हूं, रोकना पड़ा था आपको। कि बदलाव तो कुछ ऐसा है। नेटवर्क आपका जा रहा है नेटवर्क जा रहा है, माफी चाहूंगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखा जाए अमलेंदु जी, जो हम बातें कर रहे हैं इसमें अब चूंकि अब अंतिम पड़ाव 2 राज्यों के चुनाव बिल्कुल सामने हैं, उसके बाद 2 राज्य और, राजस्थान और तेलंगाना। राजस्थान और तेलंगाना से जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के आधार पर, और जैसा यहां कह रहे थे सुनील शुक्ला जी कि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो विश्लेषण सुनील शुक्ला जी का था, उस विश्लेषण के आधार पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहां बढ़त है लगभग तमाम राज्यों में। कैसे आप देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर राजीव जी, जो अभी तक सूचनाएं आ रही हैं उनके मुताबिक तो कांग्रेस को बढ़त दिखाई पड़ ही रही है, और ये सिर्फ सूचनाओं के आधार पर नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की भाषा को राजीव जी अगर आप गौर से करें, और कोई भी राजनीतिक समीक्षक अगर उनकी भाषा का देखे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और किन शब्दों में वो अपनी बातें रख रहे हैं, तो उससे ये साफ दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त हताशा है, और वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेता जो है उसको प्रकट भी कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आप इससे भी समझ सकते हो, जनता के बीच भी राजीव जी नेताओं की भाषा का संदेश जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ बोल करके निकल जाएंगे और जनता उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, या जनता उस बात को नहीं समझती है। जनता भी इस बात को समझती है कि अगर किसी नेता की भाषा बिगड़ रही है, या नेता जो है वो जनता की समस्याओं पर बात ना करके इधर उधर की बातें कर रहा है, व्यक्तिगत आक्षेप पे अगर उतरा हुआ है, इसका मतलब जनता समझ लेती है कि अब इसके पास कुछ है नहीं, किसी पॉलिसी पर बात करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए अब ये व्यक्ति जो है व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे ये उतरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच भी ये संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इन राज्यों में कुछ करने के लिए है नहीं और कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई और अपने तमाम बड़े नेताओं को जो एक तरीके से झोंक दिया छोटे चुनाव में और उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी, तो उससे भी एक संदेश ये गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम बड़े नेताओं को निपटाना चाहती है। ये संदेश भी राजीव जी एक तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, ये बड़े नेता जो होते हैं इनके आपस के बीच में भी जो अब प्रतिद्वंदता काफी बढ़ गई और ये सब अपने को मुख्यमंत्री का दावेदार समझने लग गए। मतलब जनता तो समझ रही है कि मोदी जी इसको निपटा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं तो अपने बड़ा नेता समझने लग गया था और हेलीकॉप्टर से मुझे घूमना था, इस तरह की बातें वो कुछ कर रहे हैं। तो यानी जो अपने को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट समझ रहे थे, जनता समझ रही है कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को निपटाने के लिए मोदी जी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो ये संकट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर पनप रहा है।
दूसरी जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि ये सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो है बकौल हमारे प्रशांत जी की ओलंपियाड हो रहा है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, ये सारे जो ओलंपियाड के प्रत्याशी हैं ये मैराथन की दौड़ में एक दूसरे को लंगड़ी मार के पहले गिराना चाहते हैं कि जो साथ दौड़ रहा है आगे जरा सा भी दिखाई दे, पहले उसको लंगड़ी मारो, वो गिर जाए तब हम आगे निकलेंगे। तो ये एक दूसरे को लंगड़ी मारते हुए राजीव जी जब आखिरी बारी आएगी तो मालूम पड़ेगा कि सब जो है वो लंगड़ी खा करके किसी न किसी से गिरे हुए हैं। अब तोमर साहब की जो सीढ़ी सामने आ रही है ये किसी कांग्रेसी का काम नहीं हो, कांग्रेसी इतने होशियार हो भी नहीं सकते कि इस तरीके के काम कर ले। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का ही चतुर सुजान है जिसका ये सब किया धराया है। अब ये तोमर साहब पता लगाएं और शाहजी लगाएं ये किसका किया धराया है, या ऊपर का ही कुछ किया धराया है कि बिना बताए हुए कुछ मामला सेटल हो गया और ऊपर मालूम नहीं पड़ा तो ये सब काम हो गया हो, तो ये निपटाया गया है। तब जो भी है राजीव जी उनका मसला है, अंदर का मसला है कि किसको करना है किसका नहीं करना है। हम लोग तो समीक्षा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय इन चुनावों में पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। एक राजस्थान जिससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आशाएं लगा रही थी, जो कि सूचना आ रही थी, उसको आशा थी कि वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो विवाद की स्थिति है उसको बढ़ा करके चढ़ा करके उसका कुछ फायदा उठाने की कोशिशें की जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो विवाद भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है, कांग्रेस के अंदर वो विवाद की स्थिति राजस्थान में नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी राजस्थान में उतरे हुए हैं और तमाम मान मनोबल के बावजूद जो है कोई मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक जो है वो माने हैं, कोई राजपाल सिंह करके सिर्फ वो एक माने हैं जो बैठ गए हैं, बाकी कोई नहीं माना है। और सब जो है वो ताल ठोक करके आराम से खड़े हुए हैं, ना कोई मोदी जी की सुन रहा है, ना कोई शाह जी की धमकी सुन रहा है, ना कोई नड्डा जी की जो मान मनोबल सुन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो किस तरीके से राजस्थान में भी आपस में एक दूसरे को निपटा रही है देखा जा सकता है। एक तो समझ रहे हैं लोग कि वसुंधरा राजे के अगर लोग जीत के आ जाएंगे तो वसुंधरा जो है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होंगी। दिया कुमारी खुद को समझ रही है वो मुख्यमंत्री की दावेदार है, राज्यवर्धन सिंह राठौर खुद को समझ रहे हैं, राजेंद्र राठौर खुद को समझ रहे हैं, तमाम लोग अपनी कर रहे हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हो रही हो, जिस तरीके से सोनिया गांधी जाके वहां भले ही वो जो है व्यक्तिगत यात्रा पे गई हो, लेकिन जब पूरी कांग्रेस वहां जाकर के कैंप कर लेगी राजीव जी, तो ये संदेश वहां दे दिया गया है कि राजस्थान को भी कांग्रेस ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है और जो वहां रिवाज चला आता है उस रिवाज को कांग्रेस तोड़ेगी, ये संदेश दे दिया गया है। जैसा कि आज सुबह अशोक गहलोत ने वो चित्र जो हम लोगों ने दिखाया अभी उसको जारी करते हुए लिखा, एक साथ हैं और कांग्रेस फिर से, ये संदेश मुझे लगता है दे दिया गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उसका मसला है, लेकिन जनता जो करने जा रही है वो हम लोग जो देख पा रहे हैं वो उसको हम यहाँ रखना है। जी, जनता जो करने जा रही है, खास करके क्या रिवाज बदलने वाली है इस बार, वहां की परंपरा टूट जाएगी जो हर 5 साल में सरकार बदलती रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल से पर्दा तो 3 दिसंबर को उठ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले 25 तारीख को वोटिंग है। दीपक जी, एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और जल्दी जल्दी हम लोग इस कार्यक्रम को समेटने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, मैं थोड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में एक बात कहना चाहता था कि देखिए ये उनकी मतलब एक परंपरागत तरीके से ही उन्होंने जो है इस पार्टी को छोड़ा था, जैसे माधवराव सिंधिया ने छोड़ा। बाकी माधवराव जो सिंधिया परिवार के जो उनका जो इतिहास है उसके ऊपर राकेश पाठक जी जो कुछ लिख चुके हैं, उसके आगे अब क्या कहा जाए। लेकिन देखिए, एक वरुण गांधी है, वरुण गांधी ने कई बार ये कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो है अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुझे लगता है कि बड़े अजीब माटी के हैं ये खुद ही कहते हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी थी, जब कांग्रेस का राज था तो बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता था, ये उनका बयान था। वो अपने पिता के ही कार्यकाल को भी वो बाकायदे उसकी आलोचना करते रहे हैं और कहते रहे कि बहुत भ्रष्ट सरकार थी कांग्रेस की। इसके बाद लंबे समय तक वो रहे भी। लेकिन देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक फायदा ये हुआ है कि उनको देखने के बाद अब सचिन पायलट वगैरह जैसे लोग हैं, टीएस सिंहदेव बाबा जैसे लोग हैं, वो समझ गए हैं कि अगर आप जिस तरीके से आप अपनी पार्टी को छोड़ के गए, कांग्रेस को छोड़ के गए, तो आपका क्या हाल हुआ। वर्चुअली बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। वो अपने ही महल में अमित शाह के बेरा बनकर रह गए थे। आपको याद होगा एक तस्वीर आई थी कि अमित शाह को महाराजा जो है वो खाना परोस रहे हैं। मतलब अजीब बात यह है। और उसके बाद उनका तुर्रा ये है कि वो प्रियंका गांधी के लिए कह रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ है, जनता इसका बदला ले। अरे भाई, आपका अपमान हुआ है, आपका जनता से क्या लेना देना है। आप 4000 करोड़ के
कीमत वाले मकान में रहते हैं, अपने महल में रहते हैं, जो तलवार लेकर आज भी मध्य युग की तरफ बाहर निकलते हैं। आप अपने अपमान का बदला अपने ढंग से लेते रहिए। आप जनता को क्यों अनावश्यक इमोशनल उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं? आपका कोई लेना देना नहीं है। जनता अलग है, राष्ट्र उनका अलग है। दूसरी बात, प्रशांत जी ने एक बात पूछी थी कि वहां छत्तीसगढ़ में ये जो वादे और गारंटियां हैं उसका क्या हाल है। उसका एक ही किस्सा आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हाल है मोदी जी के गारंटियों का। कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाया पत्रकारों को और उसके बारे में बात की है। बिलासपुर का भाजपा मंडल अध्यक्ष है आशीष तिवारी, उसने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उसकी बैठक चल रही है। एक कार्यकर्ता को उसने पूछा, भाई तुमने वो छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना है जिसमें 12,000 दिए जाने हैं, क्या आपने उसके फॉर्म भरवाए? तो उसने बोला कि भाई देखिए, लोग तो पूछ रहे हैं कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कार्यकर्ता पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो उसको समझा रहा है कि देखो अभी मैं तुमको कन्विंस करूं या जनता को कन्विंस करूं, तुमको जो काम कहा गया है वो काम तुम करो, अब बाकी तुम्हें वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष बोल रहा है और कांग्रेस ने बकायदे इस पर प्रेस नोट जारी किया है। और वो मंडल अध्यक्ष कर रहा है, ये वैसे ही है जैसे 2 करोड़ लोगों की नौकरियां और 15 लाख रुपए, इसलिए तुम ये फालतू पचड़े में मत पड़ो और अपने तुम फॉर्म भरवाओ, मैं तुमको नहीं कन्विंस कर सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमको जितना काम दिया है बस उतना करो, बाकी तुम्हें जनता से कुछ लेना देना नहीं है। तो उसने फिर पूछा कि भैया ऐसे में तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से आ जाएगी। तो बोला तुम सरकार बनाना छोड़ो, अपनी सीट बचाओ, बिलासपुर की सीट बचाओ, यही तुम्हारे लिए बहुत है। किसकी पार्टी की सरकार आ रही है नहीं आ रही है, तो ये प्रेस नोट जारी है। मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन चूंकि अगर प्रेस नोट जारी हुआ है तो इसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस तो 15,000 दे रही है, लोग हमको पूछ रहे हैं कि आप तो 12,000 दे रहे हैं। तो बोले कि ये तुम फालतू बात छोड़ो और तुम फॉर्म भरवाओ, तुम्हारा काम ये जानना नहीं किसकी सरकार आ रही, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप ये देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के गारंटियों की और वादों की आश्वासनों की बात हो रही है, उसके अंदर का एक ही किस्सा मुझे लगता है कि आपको बताने के लिए राजू जी काफी है। इसके बाद जो है अब क्या बताना शेष रह गया, बताइए राजू जी। बिल्कुल, अब कुछ शेष ऐसे भी नहीं रह गया क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और सबसे बड़ी बात यह थी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गहमा गहमी का माहौल है और उस माहौल में कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। क्या वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ये कैसे कह दें कि हाँ माहौल उसी हिसाब से है। हाँ, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी इस बात को जरूर बता सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और दूसरी तरफ जो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट किया है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न सिर्फ प्रियंका गांधी के भाषण पे बल्कि प्रियंका गांधी के और कांग्रेस पार्टी के पुराने इतिहास को भी यहां रखा है। और जिस बारे में यहां डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह भी रहे थे, जब अपने पिता ही नहीं बल्कि अपने 20 साल के कार्यकाल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और उस कार्यकाल में वो भी मंत्री रहे, उस कार्यकाल में भी क्या पैसे के बिना काम नहीं होता था, ये बताना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो बहुत सारे सवाल उन पर उठाए जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, श्रीमंत ने खुद बता दिया कि मैं बिना पैसे लिए पहले भी काम नहीं करता था और अब भी काम नहीं करता, और ये मेरा अपना। स्वामी जी, श्रीमंत कौन, नहीं समझा मैं। श्रीमंत यही जो जिनके बारे में राकेश पाठक जी ने किताब लिखी है। अच्छा, सिंधिया के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, जी हाँ जी हाँ जी, समझा नहीं था। तो इनका तो खानदानी इतिहास है। तो कहते हैं कांग्रेस मेरे पिताजी थे, वो भी बिना पैसे के काम नहीं करते थे, मैं भी मंत्री रहा, मैं भी बिना पैसे के काम नहीं करता था, और क्योंकि वहां पैसा मिलने की संभावना नहीं थी इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया था। वहां तो 10,000, 5,000 और लाख 2 लाख की घूस लिया करते थे, यहां तो हम लोग 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ की लेते हैं। तो इसलिए मेरा तो दल परिवर्तन का मूल आधार ये था। देखिए, एक और दीपक जी ने कहा, एक और वीडियो बड़े प्रचलित हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, जो बीजेपी के प्रचार वाहन हैं उनके ड्राइवर्स ये कह रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के सामने कह रहे हैं कि जहां जहां हमारा प्रचार वाहन जाता है जनता घेर के गाली देती है। मतलब जो प्रचार वाहन का ड्राइवर तनख्वाह ले रहा है बीजेपी से, वो ये कह रहा है कि प्रचार वाहन लेके जहां जहां जाता हूं वहां जनता में घेरती है और गाली देती है। देखिए, जो ये जो सिंधिया जी ने आज ये अपना ट्वीट किया है,
इसका मतलब यह है 1.5 लाख वोट से हारे थे पिछली बारी। इनका कितना प्रभाव है। जैसे राकेश जी ने कहा, जो सीट 50 साल से ऊपर से कभी कांग्रेस नहीं जीती थी, वो कांग्रेस सीट जीत गई, इसलिए क्योंकि ये सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का ये एक लायबिलिटी थे, जो कि कांग्रेस के लिए आज लायबिलिटी जो बीजेपी ने अपने साथ चस्पा कर ली है। अब बीजेपी का वही हश्र हो गया जो कांग्रेस का हुआ था, और 1.5 लाख वोट से सिंधिया जी हार गए थे इलेक्शन। देखिए, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान का परिदृश्य इस प्रकार से बदल रहा है। और जो बात कही गई कि जो लोग अब कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा है कि कांग्रेस को छोड़ के जाए, और ये क्योंकि भविष्य का एक दर्पण सबको दिखाई पड़ रहा है कि ये परिस्थिति है। देखिए, जो कल मोदी जी ने कहा कि ये मूर्खों के सरदार हैं, देखिए यही बात राजीव जी अंग्रेज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए, अशफाकुल्लाह खां के लिए, सरदार भगत सिंह के लिए कहते थे। ये 20-20 साल के बालकों को क्या हो गया, ये पागल हैं, ये अपने देश के लिए फांसी पे लटकने के लिए तैयार हैं, और अपने कनपट्टी पे बंदूक लगा के चंद्रशेखर आजाद ने अपने को मार दिया था, अंग्रेज उनको पागल कहते थे। वास्तविकता में आज ये लड़ाई ही इस प्रकार की है। ये देश के प्रति जो समर्पित लोग हैं, सारे खतरे होने के बावजूद, पुलिस और ईडी और सीबीआई के खतरों के बावजूद अपने जान को जोखिम में डालकर देश की एकता अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। हम मूर्ख हैं और हम ये मूर्खता नहीं छोड़ेंगे। हम पागल हैं, हम पागलपन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देश को अक्षुण्ण रखना, ये अपने माता पिता, अपने जो पितामह से, अपने जो पुरखों से मुझे ये देश मिला है, अपने अगले वंश को, अपनी अगली पीढ़ी को इसी प्रकार का जुड़ा हुआ भारत सौंप के जाऊंगा। टूटा हुआ भारत जो भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है, इस देश को नहीं टूटने दूंगा। मूर्ख कहना है मूर्ख कहो, पागल कहना है पागल कहो। जी मीनू जी, सिंधिया जी ने जो अभी वो ट्वीट किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, विस्तृत प्रतिक्रिया तो हमारे विद्वान साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी दे ही चुके हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिंधिया एक इनडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं। मतलब जिसको आप ऐसी बात को डिफेंड कर रहे हैं कि जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। देखिए, एक इतिहास है उसका। आपको याद हो सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता का पंक्ति भी है, जो हिंदी के पढ़ने वालों को तो ध्यान ही रहती है, कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो वो चीज आप ऐसे इतना उसमें बेटर होता कि सिंधिया जी थोड़ा उस मामले को चुप लगा जाते। 1 सेकेंड, अगर वो चुप लगा जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। सॉरी, गले में थोड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो बोल पड़े वो बीच में, अब उसमें डॉक्टर राकेश पाठक जैसों के लिए तो बहुत कुछ बोलने के लिए आ गया अभी, और ऐसे ही कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भी वहां से अब उसका बहुत बड़ा जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि सिंधिया जी दोबारा लाजवाब हो जाएंगे। बेटर होता कि वो इस बात को उड़ा जाते। उनकी राजनीतिक चतुराई इसी बात में थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिंधिया ने नहीं, वो संघ के कार्यालय से लिख के आया है, उसका जो जवाब दिया है उन्होंने, उसकी भाषा भी इतनी निम्न स्तर की है। और चंबा वम्बा की बातें कर रहे हैं, ये तो स्लिप ऑफ टंग होती है। मोदी जी की तो स्लिप ऑफ टंग इससे भी ज्यादा वो होती है खराब। अगर वो चंबा की जगह खंबा कह रही होती ना तो मान लेते कि उनको ग्वालियर खंबा कह रही है, वो चंबा कह रही है, और चंबल है। उसमें इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आप जो इतिहास को सुधारने के लिए चले हैं, कहां बात इतिहास की हो रही है और आप उसको चंबा के ऊपर ले आए। तो क्योंकि उनके पास इनडिफेंसिबल है ये तर्क कि सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया, और वो मतलब उनको पता नहीं किस तरीके से किसने सलाह दी कि वो लिख रहे हैं कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो चीज इतिहास में दर्ज है, ये तो लिखा हुआ इतिहास है, कोई पौराणिक कथा नहीं है सिंधिया की कि भाई जिसका कोई प्रमाण नहीं है ऐतिहासिक। इसके तो ऐतिहासिक प्रमाण है, पूरी तरीके से उसके सामने है, बताया जाता है। राकेश पाठक भी तो कई बार इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि ये कभी उनकी समाधि पे जाते नहीं थे सिंधिया खानदान, कि अब गए हैं पिछले समय में। मुझे तो पाठक जी से इसकी जानकारी मिली। तो आप कहां किस चीज को डिफेंस कर रहे हैं? और उन्होंने अपना ये बता दिया है कि भाई मैं बहुत छोटे कद का हो गया हूं भाजपा में आके। उनकी जो मानसिकता है उसमें भी
संकुचित हो गई है मानसिकता। वो एक ही लाइन में देखने की आदी है। और वो प्रियंका को जो वो कह रहे हैं कि पार्ट टाइम नेत्री है, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मतलब प्रियंका को आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी जिस तरीके से इन 5 राज्यों के चुनाव में सक्रियता के साथ लगी हुई हैं और जिस तरीके से वो रैलीज संबोधित कर रही हैं, चुनावी रैली, उससे आपको पार्ट टाइम नेत्री कहना मतलब बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा या तो कोई ऐसा भारी कर्ज लाद दिया है मोदी ने सिंधिया जी के दिमाग पे कि वो किन्हीं भी शब्दों में को बोल के उस कर्ज को चुकाना चाहते हैं, या फिर घबराए हुए बहुत ज्यादा है कि इसके बाद अगर ग्वालियर, ये जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई और ग्वालियर चंबल का जो उनका इलाका है वहां पे अगर शिकस्त हुई करारी, तो सिंधिया जी का करियर चौपट समझिए। जी राजीव जी शिकस्त की बात है। जरा आना चाहता हूं पहले प्रशांत टंडन जी, फिर डॉक्टर राकेश पाठक जी। एक सवाल आपके पास भी लेकर आना चाहता हूं, लेकिन पहले प्रशांत जी, क्या इस पूरे उसमें जब आज हम अदानी के मसले को भी देख रहे हैं जिसको बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं, और जब हम लोग छत्तीसगढ़ में भी थे और आप याद कीजिए कि जब गांव की तरफ हम लोग निकले थे वहां भी अदानी के मामले को गांव तक के लोग समझ रहे थे, सुन रहे थे, क्या आज भी जो अदानी का मामला सामने आया है, गौतम अदानी के भाई का मामला सामने आया है, ये सब धीरे धीरे एक इशू बनता हुआ, पॉलिटिकल इशू बनता हुआ और चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? और क्या इन 5 राज्यों के चुनाव पर भी इसका असर पड़ता हो? क्योंकि अब देखिए परसों चुनाव है और आज ये एक्सपोज होना अदानी का, इसका असर पड़ता हुआ देखते हैं आप क्या? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में परसों चुनाव है, उस हिसाब से जी अडानी, देखिए ऐसा कोई घोटाला नहीं खुल रहा है पिछले कुछ अरसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसमें अडानी का नाम ना आए। अब ये नया घोटाला आया है, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल पेपर्स। ये दुनिया भर के जो खोजी पत्रकार है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका एक संगठन है और उसने बहुत डेटा जो है, हजारों पेज का डेटा जो है देखकर कुछ चीजें हासिल की है। अब उसमें जो खुलासा हुआ है राजीव जी, वो बड़ा रोचक है और रोचक उसकी टाइमलाइन है। मैं बहुत, क्योंकि संक्षेप में यहां बात रखनी है तो बहुत संक्षेप में रखता हूं। कॉन्फिडेंशियल पेपर्स क्या कह रहे हैं साइप्रस के? साइप्रस एक नया मॉरिशस बन चुका है, यानी टैक्स चोरी की पनाहगाह। और वो कैसे है बता रहा हूं। गोल्डन पासपोर्ट स्कीम 2016 में लेकर आता साइप्रस, यानी कुछ पैसे आप वहां इन्वेस्ट करें और एक गोल्डन पासपोर्ट ले लें। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, जो दुबई में रहकर कारोबार करते रहे कितने वर्षों से, 90 के दशक से, अडानी का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार वही देखते हैं। बेनामी कंपनियों में उनका संलिप्तता है, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सामने आया। विनोद अडानी नवंबर 2016 में गोल्डन पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और दिसंबर 2016 में भारत सरकार साइप्रस के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी साइन करती है जी, 1 महीने के अंदर। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी का मतलब क्या है कि अगर आप साइप्रस में टैक्स दे रहे हैं तो आपको भारत में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। भारत में आपका कैपिटल गेन्स पे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 0 टैक्स होगा। साइप्रस की टैक्स बहुत कम है पूरी दुनिया के हिसाब से। तो ये जो पूरा जो फाइनेंशियल गोलमाल है और भारत के टैक्स कलेक्शन को सीधा सीधा हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने का मामला है कई उद्योगपतियों का मिलके, जिसमें विनोद अडानी प्रमुख है और सबसे पहले अप्लाई करने वालों में से है और सबसे पहले इनका क्लियर भी हो गया 3 महीने के अंदर। और जब इनका क्लियर होती है एप्लीकेशन 15 नवंबर के आसपास, दिसंबर के महीने में भारत सरकार जो है वो साइप्रस से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी साइन कर लेती है।
जो राहुल गांधी बात कहते हैं कि भारत में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है, अब आप देखिए टाइमलाइन, सरकार और विनोद अडानी और गौतम अडानी की जुगलबंदी, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग हो रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के साथ और टैक्स पेयर के पैसे के साथ। राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है और सब गोलमाल है कह सकते हैं आप। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, नरेंद्र सिंह तोमर और जो कह रहे हैं कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए, यहां गोलमाल नजर नहीं आ रहा है क्या? आपको क्या लगता है, इस वीडियो का असर पड़ता हुआ आप देखते हैं आने वाले परसों जो चुनाव मतदान होंगे उस पर असर पड़ेगा क्या? और कितने फंसे हुए या कितने आराम से नजर आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर? क्योंकि ये चर्चा खूब है बाजार में और कहा जा रहा है न सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर बल्कि भाजपा पर ये जो वीडियो कांड है वो असर डालेगा। आप चूंकि वहां हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं। राजीव जी, नरेंद्र सिंह तोमर पर आऊं उससे पहले बस जरा सा 1 मिनट ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो भी कुछ कह रहे हैं उसके लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, किम आश्चर्यम। जो व्यक्ति खुद को और अपने पिता को कोस सकता है दल बदल के बाद, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसना या इंदिरा गांधी को आपातकाल के लिए कोसना कौन सी बड़ी बात है? अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक जनसभा में कहा कि 55 साल से कांग्रेस पार्टी आपसे ले तो सब कुछ रही थी लेकिन विकास नहीं कर रही थी, यानी ग्वालियर चंबल की जनता से वोट ले रही थी। हमने बात कही कि 55 साल में से माधवराव सिंधिया और अपना कार्यकाल क्यों भूल गए आप? जनता तो आपको ही वोट दे रही थी, और इन 55 सालों को भी क्यों? सिंधिया राजघराना तो आजादी के पहले और आजादी के बाद तक से अब तक ग्वालियर चंबल के विकास की डींग मारता रहा है। ये मेरे पास एक मित्र की किताब रखी है, माधवराव सिंधिया व्यक्तित्व और कृतित्व। हमें मुझे उठना पड़ेगा नहीं तो मैं आपको दिखाता कि आधी किताब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता की उपलब्धियों से भरी हुई है। मैंने अपनी पत्रकारिता के 30-35 सालों में कितने शीर्षक विकास के मसीहा माधवराव सिंधिया, विकास पुरुष माधवराव सिंधिया शीर्षक में प्रयोग किया होगा इस जुमले का। जिस माधवराव सिंधिया को पूरे देश में विकास करने वाला बताया जा रहा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कैलाशवासी पिता को कोसते हुए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 55 साल में ग्वालियर चंबल में कोई विकास नहीं किया। खुद 20 साल में 4 बार सांसद, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, अर्थात आपने भी विकास नहीं किया। तो ऐसा व्यक्ति अगर जवाहरलाल नेहरू को लेकर, चीन को लेकर, आपातकाल को लेकर कोई बात कहे तो किम आश्चर्य? मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं है, वे कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर आपने प्रश्न पूछा है, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मामला है। केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में बहुत अहम जिम्मेदारी पर हैं वे। जिस दौर के वो वीडियो बताए जा रहे हैं, जो बातचीत से लग रहा है, वो शायद तब का मामला है जब उनके पास केंद्रीय खनन मंत्रालय था। हम सब जानते हैं इस देश में खान मंत्रालय कितनी महत्वपूर्ण इकाई है किसी मंत्री के पास होना। आज भी मैं जो शुरू में कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो से भारतीय जनता पार्टी और स्वयं नरेंद्र सिंह तोमर की साख पर बहुत गहरा धब्बा लगा है। उनकी साख पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ग्राउंड जीरो पर मैं आपको बताता हूं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में और पूरे मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर लोगों के जहन में एक संदेह पैदा हुआ ही है कि अगर ये सब है तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि ये षड्यंत्र है, ये कांग्रेस की साजिश है। मैं तो मान रहा हूं ना कि ये कांग्रेस ही जारी कर रही होगी, कांग्रेस की साजिश होगी, तो इसकी जांच का आदेश दिग्विजय सिंह थोड़ी देंगे। इसकी जांच का आदेश राहुल गांधी को थोड़ा ही देना है। इस षड्यंत्र की जांच का आदेश तो केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को देना है, दुनिया की सर्वशक्तिमान सरकार को देना है। दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी हमारे पास है, हमारे पास रॉ है, एनआईए है, सीबीआई है, आईटी है, ईडी है। आप जिससे चाहे 5 संस्थाओं को लगा लीजिए, आवश्यकता हो तो मोसाद को बुला लीजिए, केजीबी को बुला लीजिए, सीआईए को बुला लीजिए। हम तो विश्वगुरु है ना। माननीय प्रधानमंत्री चाहेंगे तो जो बाइडेन से कहकर सीआईए को बुलाकर इस सीडी कांड की जांच करा लेंगे। लेकिन जांच के बिना यह संदेह और गहराता रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है इससे
और ये संदेश चुनाव के वक्त गहराया है, इसका नुकसान उन्हें हो सकता है। हार जीत की भविष्यवाणी हम और आप नहीं करते, हम पत्रकार हैं। हम सिर्फ समाज की नब्ज पर हाथ रखकर ये बता सकते हैं कि लगातार आ रही ये सीढ़ियां नरेंद्र सिंह तोमर को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत भीतर तक परेशान कर रही हैं। जी राजीव जी। जी, लगातार आ रही है सीडी जो है, अब एक नहीं बल्कि तीन आपने देख लिया, और ये बहुत परेशान कर रही है बीजेपी को। और नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं इसकी जांच हो, लेकिन जांच का आदेश कौन दे, ये बड़ा सवाल है। सरकार आपकी वहां भी और दिल्ली में भी, तो जांच का आदेश भी आप दे ही दीजिए, मंत्री आप हैं। और नहीं तो मोदी जी को कहिए कि जांच करवाएं। और विश्वगुरु हैं जिसके बारे में अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी बता रहे थे। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।